नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसेंट भारत में 16 एसेंट स्टेट में से एक मत्स्य स्टेट था जो अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए फेमस था। राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर तक फैला हुआ था। ये स्टेट अपनी नेचुरल ब्यूटी और कमर्शियल इंपोर्टेंस के लिए जाना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मत्स्य स्टेट के राजा विराट ने अपनी यूनिक वॉर स्किल्स और फेयर रूल से इस स्टेट को एक संपन्न और सिक्योर बनाया था, और कैसे पांडवों ने अपना अज्ञातवास का एक साल इसी मत्स्य स्टेट में बिताया था। राजा विराट की बहादुरी और मत्स्य स्टेट की क्या इंपॉर्टेंस थी, आइए समझते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में राजा विराट की नगरी का नाम विराटनगर कैसे पड़ा था। तो दोस्तों पहले तो हमें ये समझना होगा कि विराटनगर की सच्चाई क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या सच में ही विराटनगर है? फिर समझेंगे हम राजा विराट के इतिहास के बारे में, क्योंकि नेपाल भी दावा करता है कि विराटनगर हमारे यहाँ पर है, पांडव हमारे यहाँ पर अज्ञातवास में रहकर गए थे। उत्तर प्रदेश भी दावा करता है कि विराटनगर हमारे यहाँ पर है और पांडव हमारे यहाँ पर अज्ञातवास बिता कर गए थे। उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों ही दावा करते हैं कि राजा विराट ने हमारे यहाँ पर शासन किया था। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में समझते हैं इस बात को। और जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग एम्पायर्स और राजाओं के नाम आते हैं, जैसे कि मौर्य, अशोका या फिर मुगल्स, जैसे फिर मराठा, और फिर मराठा में छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन एम्पायर्स बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, और वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। आइए समझते हैं राजा विराट की नगरी और मत्स्य देश का इतिहास। तो दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए लगभग हमें 6000 साल पीछे चलना पड़ेगा। ये बात है 6th सेंचुरी की। राजा विराट के पिता ने एक मत्स्य नाम की नगरी की स्थापना की थी जो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मत्स्य जनपद 6th सेंचुरी से पहले भारत में आर्यों के प्रवेश पर बैन लगा हुआ था। उसके बाद मत्स्य जनपद की स्थापना हुई थी, जिसे आज विराटनगर के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल अलवर, जयपुर और भरतपुर तक फैला हुआ था, और इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों से लेकर पंजाब में सरस्वती नदी के लास्ट किनारे तक फैला हुआ था। विराट अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभालते हैं। विराट एक बहुत ही सख्त शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में देश को संपन्न और शक्तिशाली बनाया। उनके शासनकाल में उनके राज्य में न्याय, धर्म, कला, संस्कृति और शिक्षा का विशेष महत्व था। राजा विराट की नगरी में बाणगंगा नदी बहती थी जो नगर के जल संसाधनों को समृद्ध बनाती थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट की सेवा में एक साल कैसे पूरा किया, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। मत्स्य देश को शुरू से ही अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सालव जनपद और चेदी महाजनपद के बीच संघर्ष होते रहते थे। एक बार चेदी महाजनपद ने भयंकर अटैक कर दिया और मत्स्य देश को पूरी तरह से पराजित कर दिया, जिससे मत्स्य देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और चेदियों ने मत्स्य जनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और उसका अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य देश पर भी प्रभाव पड़ता है। साउथ पंजाब की मालव और अन्य जातियों के लोग वहां से पीड़ित होकर राजस्थान आने लग जाते हैं, और उनके आने से मत्स्य देश के साथ राजनीतिक गठबंधन होने लगते हैं। और फिर एक बार मत्स्य देश की सैन्य शक्ति मजबूत होने लगती है और चेदियों की ताकत कम होने लग जाती है। एक बार फिर से मत्स्य देश आजाद हो जाता है। चेदियों से आजाद होने के बाद ज्यादा दिन आजाद नहीं रह पाया मत्स्य देश, और एक बार फिर से दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है। और चेदियों से आजाद होने के बाद मत्स्य जनपद का मगध एम्पायर के खिलाफ लिप्सा का शिकार होना पड़ता है। मगध एम्पायर ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और फिर से मगध एम्पायर का मत्स्य देश पर कब्जा हो जाता है। मगध के नंद एम्पायर के शासनकाल में मत्स्य देश को एक बार फिर से अपनी आजादी खोनी पड़ती है, और मौर्य एम्पायर ने भी मत्स्य देश पर काफी लंबे समय तक शासन किया था। बैराट में मौर्य कालीन ब्रह्मा लिपि में अशोक शिलालेख की खोज की गई थी, जो दर्शाता है कि बैराट का मौर्य काल में बुद्ध धर्मगुरु का एक प्रमुख केंद्र था। बीजक की पहाड़ी के शिखर के ऊपर बुद्ध स्तूप और बुद्ध विहार के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ बुद्ध धर्मगुरु साधना और उपासना करते थे। बुद्ध स्तूप गोल और पत्थर से बना हुआ था, जिसमें स्तंभ और छत्र के प्राचीन अवशेष मिले थे। परवर्ती काल में बीजक की पहाड़ी पर जो बुद्ध धर्म के अवशेष मिले थे, उनको हुणु शासक ने मेहर कुल में नष्ट कर दिया था। मेहर कुल ने 6th सेंचुरी के फर्स्ट में ही भारत के पश्चिम भाग में बुद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। भारत के इतिहास में मत्स्य देश का राजनीतिक, सैन्य शक्ति और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी इसके अवशेष इस क्षेत्र को संपन्न और प्राचीन विरासत की झलक दिखाई देती है। और पांडवों ने कैसे बिताया एक साल अपना राजा विराट की नगरी में, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं महाजनपद को विस्तार से। महाजनपद की स्थापना कब और कहां से हुई थी? ये बात है 6th सेंचुरी से पहले की, जब पहली बार लार्ज ट्यूटोरियल स्टेट रियलिटी में आया था। बहुत से प्राचीन ग्रंथ जैसे बुद्ध धर्म के अंगुरा निकाय और जैन धर्म के भगवती ग्रंथ सूत्र में मिलते हैं। हमें 16 महाजनपदों के बारे में वहीं से पता चलता है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें, ये उत्तर में विंध्याचल से लेकर पश्चिम में बिहार तक फैला हुआ था। 16 महाजनपद थे, इस बात की मेजोरिटी एसेंट एग्री करते हैं। लेकिन वो 16 कौन कौन से थे, इस बात पर कुछ मतभेद देखने को मिलता है।
लेकिन बुद्ध धर्म के अघोरा निकाय और जैन धर्म के भगवती ग्रंथ में 16 महाजनपद और उनके नाम हमें ये जानकारी पूरी मिलती है। ये 16 महाजनपद जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरेशना, अशक, अवंती, गंधार और कंबोज। दोस्तों ये तो थे 16 महाजनपदों के नाम, लेकिन 6 सेंचुरी से पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लार्ज टेरिटोरियल स्टेट यानी कि महाजनपद का गठन करना पड़ा था। आइए दोस्तों इसको समझते हैं विस्तार से, और हमें यहीं से पता चलता है कि मत्स्य नगर की स्थापना कब हुई थी, यानी कि विराट नगर को कब बसाया गया था। महाजनपदों की स्थापना के कारण वैदिक टाइम से ही एग्रीकल्चर का एक डोमिनेंट व्यापार बन गया था और यहीं से स्थायी लाइफ स्टाइल की शुरुआत होती है। सेम टाइम ईस्ट यूपी और बिहार में उस वक्त माइग्रेशन एक बड़े स्तर पर हो रहा था और ये माइग्रेशन एक लार्ज स्केल पर हो रहा था, जिसमें लोग अपने घर परिवारों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में बसने के लिए जा रहे थे। इस माइग्रेशन के कारण उस वक्त कई बड़े शहरों का विस्तार हुआ। आयरन माइंस का पता चलने के बाद आयरन का यूज बहुत अधिक बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर में और वेपन्स में बहुत ज्यादा यूज होने लगता है। इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर में एक सरप्लस देखने को मिलता है। कुछ धार्मिक लोग एग्रीकल्चर में सहायता करते थे। जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उस टाइम राइज हुआ था, जो कि नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। इससे पशुधन में विकास हो रहा था, जो कि उस टाइम एग्रीकल्चर और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती थी। एग्रीकल्चर के विकास से कुछ रॉयल फैमिली अधिक प्रोडक्शन को टैक्स के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा कर सके। दूसरी तरफ आयरन हथियारों के बढ़ते प्रोडक्शन से उनकी आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी और इस मटेरियल का यूज प्रॉफिट के लिए किया जाता था। किंगडम लोगों को अपनी जमीन से जुड़े रहने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करता था। एक कम्युनिटी के लिए अपनी जमीन पर स्थायी जीवन स्थापित करने के लिए और भूमि प्राप्त करना एक इम्पोर्टेंट कदम था। यही कारण है कि हम इसे एक कम्युनिटी का फुट होल्ड भी कहते हैं। और इसी तरह से बड़े बड़े स्टेट्स का निर्माण होने लगता है। टाउन्स को अपना आधार बनाकर इसी समय को शहरीकरण का दूसरा चरण भी कहा जाता है। दोस्तों हिस्ट्री में शहरीकरण का पहला चरण हड़प्पा को कहा जाता है। खैर, जब हम ये समझ चुके हैं कि महाजनपद का राइज कब, कैसे और क्यों हुआ था, आइए समझते हैं दोस्तों 16 महाजनपदों की डिटेल। काशी आज के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पास है और उसकी कैपिटल थी वाराणसी, जो गंगा और गोमती नदी के बीच में बसा हुआ था। काशी अपने कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था और एसेंट इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट रिलीजन थे, सभी लोग किसी न किसी रूप में काशी को खुद से जोड़ते थे। जैसे कि जैन धर्म के 23वें महापुरुष पार्श्वनाथ के पिता को बनारस का राजा बताया गया है। बुद्ध ने भी अपना पहला शहर सारनाथ में दिया था, जो बनारस के पास है। लेकिन बुद्ध के टाइम में काशी महाजनपद को कौशल ने अपने अधीन कर लिया था और यही मगध और कौशल के बीच युद्ध का कारण बनता है। और अब चलते हैं काशी की ओर। काशी के वेस्ट में गोमती नदी बहती थी और ईस्ट में सरयू नदी बहती थी। रिवर सरयू नदी से जो विदय जनपद तक इसकी बाउंड्री बनाती थी। कौशल की कैपिटल थी श्रीवास्ती, जो मगध के नॉर्थ वेस्ट में थी और प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहाँ के सबसे फेमस राजा प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत जो बुद्ध और महावीर के समकालीन भी थे। मगध के राजा अजात शत्रु और प्रसेनजीत के बीच सुप्रीमेसी के लिए एक लंबा स्ट्रगल चल रहा था। अंग महाजनपद आज के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ये मगध के ईस्ट में और राजमहल हिल्स के वेस्ट में था। चंपा यहाँ की कैपिटल थी और ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस था। 6 सेंचुरी के बीच में ही मगध एनेक्स कर लेता है। तो आइए समझते हैं मगध को। मगध का एरिया साउथ बिहार तक फैला हुआ था, जिसमें आज के पटना और गया डिस्ट्रिक्ट भी शामिल थे। इस एरिया को सोन और गंगा नदी प्रोटेक्ट करती थी। इसकी कैपिटल थी गिरिवर्जा, जो 5 हिल्स से घिरी हुई थी, इसलिए इस पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता था। और आगे चलकर मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है। इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे हम। और चलते हैं वज्जी की ओर। वज्जी बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अराउंड था। वज्जी महाजनपद नॉर्थ नेपाल के हिल्स तक फैला हुआ था। गंडक नदी वज्जी गणराज्य को कौशल से अलग करती थी। वज्जी एक पावरफुल गणराज्य था, जिसके कई छोटे राज्य और गणराज्य शामिल थे। गणराज्य के बारे में हम विस्तार से आगे समझेंगे वीडियो में। वज्जी 8 क्लास का एक ग्रुप था और 24वें जैन धर्म के महापुरुष थे और महावीर ज्ञान से काश्य पद से कुल रिलेटेड थे। मगध के राजा अजात शत्रु ने इस महासंघ को हराने की कोशिश की थी। अब चलते हैं मल्ल की तरफ। मल्ल में छेदी, जो आज बुंदेलखंड के ईस्ट में है, इसका विस्तार मालवा के प्लॉटों तक फैला हुआ था और इसकी कैपिटल थी शक्तिमती, जो शिशुपाल और कृष्ण का फेमस एनिमा था। उनको महाभारत में छेदी का रूलर बताया गया है। वत्स राज्य की कैपिटल कौसंबी थी, जो आज प्रयागराज के अराउंड है। वायु पुराण में बताया गया है कि पांडवों के वंशजों ने हस्तिनापुर में बाढ़ आने के कारण अपनी कैपिटल को कौसंबी में सेट कर दिया था। इस घटना से पता चलता है कि वत्स राज्य और कुरु वंश में एक ही हिस्सा था, जो कि प्राचीन भारत में एक पावरफुल और प्रभावशाली राजवंश था। और इस प्रकार से वत्स राज्य का कुरु वंश से
संबंध होना एक इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये संबंध हमें प्राचीन भारतीय समाज की डिफिकल्टी और डिफरेंस के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ये दोस्तों समझते हैं कुरु देश के बारे में। कुरु देश जो दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र में स्थित था और महाभारत की स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी जानते हैं कि इसकी कैपिटल हस्तिनापुर थी जो मेरठ से अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत से एक्सेस बेस किए हैं जिसमें मिली ऐतिहासिक वस्तुओं को महाभारत पीरियड से जोड़कर देखा जाता है। 2020 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करने का डिसीजन भी लिया था। अब समझते हैं दोस्तों पांचाल देश के बारे में। पांचाल देश रोहिलखंड और मध्य दोआब के क्षेत्र में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों में आता है। नॉर्थ पांचाल ये भाग प्रेजेंट में उत्तराखंड के राज्य में के हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। साउथ पांचाल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नॉर्थ पांचाल की जिसकी कैपिटल थी अहिछत्र और साउथ पांचाल जिसकी कैपिटल थी कपिल्य। इन दोनों देशों के बीच बहुत ही क्लोज रिलेशन थे। कुरु के साथ महाभारत में द्रौपदी पांचाल से थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता है। और अब चलते हैं राजा विराट की नगरी यानी मत्स्य देश का इतिहास, इसको समझते हैं। उस टाइम मत्स्य देश की सिचुएशन थी राजस्थान में अलवर, जयपुर और भरतपुर के क्षेत्रों के अराउंड। इसकी कैपिटल थी विराटनगर जो कि आगे चलकर पांडवों के हीडिंग रूप में भी फेमस हुई थी। मत्स्य देश का इतिहास और संस्कृति बहुत ज्यादा फेमस थी। इसका सार हमें महाभारत और पुराणों में मिलता है। मत्स्य देश प्राचीन काल में एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था और यहीं से पुष्टि होती है विराटनगर की। और यहाँ से चलते हैं सूर्य सेना की ओर। सूर्य सेना की कैपिटल थी मथुरा जो प्राचीन भारत का एक इम्पोर्टेंट शहर था। मथुरा की रूलिंग फैमिली को यदुवंशी भी कहा जाता था जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। यदुवंशी राजाओं ने मथुरा पर शासन किया था और जिनका उल्लेख पुराणों और महाभारत से मिलता है। भगवान कृष्ण ने मथुरा में अपना बचपन बिताया था और यहाँ के राजा कंस को पराजित किया था। अशक एक प्राचीन महाजनपद था जो साउथ इंडिया में बसा हुआ था। ये महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था और ये एकमात्र महाजनपद था जो विंध्याचल पर्वत के साउथ में बसा हुआ था। और अशक की कैपिटल थी पैठन जो वर्तमान में महाराष्ट्र स्टेट में है। पैठन एक इम्पोर्टेंट सिटी थी जो प्राचीन काल में व्यापार, संस्कृति और राजनीति का केंद्र था। अवंती मध्य प्रदेश में स्थित था। अवंती एक प्राचीन महाजनपद था और इसकी लोकेशन उज्जैन के पास थी और इसका क्षेत्र नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। अवंती की कैपिटल उज्जैन थी जो एक इम्पोर्टेंट शहर था। अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था और सदन महेशपति में प्रदोत्ता नाम का एक शक्तिशाली राजा राज करता था जो 6th सेंचुरी में शासन करता था। प्रदोत्ता एक फेमस राजा था जिसने अपने शासनकाल में महेशमती को एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य बनाया था। और अब बात करते हैं कंधार की। कंधार एक प्राचीन महाजनपद था जो कि नॉर्थ वेस्ट भारत और ईस्ट में अफगानिस्तान में स्थित था। इसकी लोकेशन काबुल और रावलपिंडी के बीच में थी। कंधार की कैपिटल थी तक्षशिला जो एक इम्पोर्टेंट शहर था और तक्षशिला में एक कॉलेज थी जो उस टाइम में एकमात्र शिक्षा का केंद्र था। कंधार के राजा पुष्कर सरेन थे जिन्होंने कंधार को एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य बनाया था। आगे चलकर कंधार को पर्जन कांकर ने जीत लिया था। महाभारत में गंधारी का उल्लेख है जो धृतराष्ट्र की पत्नी है और गंधार की राजकुमारी थी। उस टाइम शकुनी गंधार के राजा थे जिसने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंबोज गंधार के पास में ही था। प्रेजेंट टाइम में ये क्षेत्र पूंछ जिले के आसपास में ही आता है। कंबोज को कुछ ग्रंथों में अशिक्षित बताया गया है और इसकी कैपिटल थी पूंछ। तो दोस्तों ये बात थी जो इंडिविजुअल महाजनपद थे। आइए समझते हैं गणराज्यों के बारे में जो उस टाइम के सबसे पावरफुल महाजनपद थे। उस टाइम भारत में 2 प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम थे, राजतंत्र और गणराज्य। गणराज्य एक तरह से गणतंत्र ही था लेकिन जहाँ नेता का चयन करना होता था जनता द्वारा नहीं, चुनिंदा लोगों के द्वारा ही किया जाता था। 16 महाजनपदों में 2 गणराज्य थे, वज्जी और मल। इसके अलावा बुद्ध ग्रंथों में हमें और भी गणसंघ देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं विस्तार से। जैसा कि शाक्य, कोलियास और मौर्य, इसी कम्युनिटी के लोगों के पास पॉलिटिकल पावर थी। अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो यही ले सकते थे। आम जनता को कोई अधिकार नहीं होता था। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी के लोगों ने पूरे शासन पर कंट्रोल करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस टाइम चुनिंदा लोगों को वोट करने का अधिकार था, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर मैंने जो वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे यहाँ जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गणराज्य एक ऐसा सिस्टम था जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता था, न कि एक पावरफुल राजा। ये मोनिका सिस्टम की जगह लेने के लिए आया था। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण ये था कि वैदिक पीरियड में लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे और ये एक नए जीवन के खिलाफ प्रोसेस था। उस टाइम में बहुत सारी क्लास और कास्ट प्रतिबंध लगे हुए थे जो समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण लाइफ में मुसीबतें बढ़ रही थी। इसलिए वो सिंपल ट्राइबल लाइफ स्टाइल की तरफ जाना चाहते थे जो हमें गणसंघ में देखने को मिलता है। दूसरा, गणसंघ में ब्राह्मणों की बढ़ती हुई पावर के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन था
गणसंघ में क्षत्रिय को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, जिसमें सिंगल राजा को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आइए अब जानते हैं मोनिका और गणराज्य सिस्टम में क्या फर्क था। मोनिका में एक ही राजा के पास रेवेन्यू लेने का राइट होता था, जबकि गणसंघ में टैक्स लेने का राइट कई लोगों के पास होता था। मोनिका में राजा के पास अनलिमिटेड पावर होती थी, जबकि गणसंघ में पावर अलग अलग लोगों के पास होती थी। मोनिका में डिसीजन लेने का अधिकार एक आदमी के पास होता था, जबकि गणसंघ में डिसीजन लेने का अधिकार पूरे ग्रुप के पास होता था। मोनिका में एक सिस्टम था जो एक स्टैंडिंग आर्मी रखती थी, जो अपने राज्य की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन गणसंघ में हर एक राजा अपनी छोटी सी आर्मी रखता था, जो अपने क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार रहता था। ब्राह्मणों का असर मोनिका सिस्टम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। वे राजा के सलाहकार होते थे और राज्य के इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया करते थे, लेकिन गणसंघ में ब्राह्मणों को उतनी महत्ता नहीं दी जाती थी। वो समाज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, लेकिन राज्य के डिसीजन लेने में उनका कोई रोल नहीं होता था। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था कि गणसंघ में असेंबली के पास पावर होती थी, न कि एक इंडिविजुअल के पास। गणसंघ में परिवारवाद था, जैसे कि मोनिका सिस्टम में होता था। यहाँ चीफ को आमतौर पर चुना जाता था, न कि विरासत में दे दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या गणसंघ डेमोक्रेटिक कंट्री था? आइए समझते हैं इसके बारे में। इसमें भी मतभेद देखा जाता है। कुछ लोग गणराज्य को डेमोक्रेटिक कंट्री बताते हैं और दूसरी ओर कुछ लोग इस बात से असहमत हैं। लेकिन जब इनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था। यहाँ चीफ इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, लेकिन इलेक्शन में सभी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, सिर्फ कुछ क्षत्रिय फैमिली को ही राइट था। यहाँ सभी को बराबर के अधिकार नहीं थे। जैसे लेडीज को असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, और इनका नाम लीडिंग क्षत्रिय लीनियस के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि इनकी पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग होती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गणराज्य का एक नेचर डेमोक्रेटिक ना होकर कुछ लोगों का ही अधिकार था। मोनार्कियल सिस्टम एक पावरफुल नेपोटिज्म सिस्टम था। उनके एडमिनिस्ट्री को हेल्प करने के लिए कुछ कर्मचारी होते थे, जैसे कि मंत्री, सेना, नायक, जज, चीफ, अकाउंट वगैरह। ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करते थे, जिसमें अपनी टेरिटरी का एक्सपेंसिव और प्रोडक्शन दोनों कर सके। ऐसे टाइम में मोनिका सिस्टम ही डोमिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। लेकिन 6th सेंचुरी का एंड होते होते मोनिका स्टेट ऑलमोस्ट सभी गणराज्य को एनेक्स कर लेता है, और उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री में इन सभी के बीच एक स्ट्रगल चलता रहता है, और अल्टीमेटली उस स्ट्रगल के बाद मगध बनता है सबसे पावरफुल किंगडम, और वो इंडिया का सबसे पहला एम्पायर कहलाता है। दोस्तों, विराटनगर के मेड में आजाद भगत सिंह एजुकेशन ग्रुप, जो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं, इनके प्रयासों से कई बच्चों का भविष्य संवर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई फैशन ग्रुप, जहाँ आपको मिलेंगे महिलाओं और बच्चों के कपड़ों के कंप्लीट रेंज अवेलेबल कराते हैं। रानी लक्ष्मीबाई फैशन ग्रुप आपको बेहतर क्वालिटी न्यू डिजाइन अवेलेबल कराता है। आजाद भगत सिंह जिम एंड लाइब्रेरी की बात करें तो फिटनेस और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। आजाद भगत सिंह एजुकेशन ग्रुप और राकेश एनसीसी के द्वारा खेल प्रतियोगिता भी समय समय पर होती रहती हैं। अपनी हेल्थ और फिटनेस को और बेहतर बनाने के लिए एक बार सेंटर पर विजिट जरूर करें। आइए दोस्तों, समझते हैं पांडवों के अज्ञातवास को विस्तार से। उधर दोस्तों, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा होने का समय आ गया था। अब पांडव विचार कर रहे थे कि अपना 1 साल का अज्ञातवास कहाँ बिताएंगे। तब युधिष्ठिर ने सुझाव दिया कि 1 साल का अज्ञातवास हम अपनी पहचान छुपाकर राजा विराट के महल में अलग अलग रूप से प्रवेश करके बिताएंगे, ताकि हमें कोई पहचान ना सके और हम अपना आसानी से 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर सकें। युधिष्ठिर ने कंक ब्राह्मण का वेश बनाकर महल में प्रवेश लिया और राजा विराट के दरबार में मुख्य सभासद और सलाहकार का पदभार संभालते हैं। और अब भीम की एंट्री होती है राजा विराट के महल में बलभद्र रसोइया बनकर। और राजा विराट को भीम ने बताया कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसलिए राजा विराट ने उन्हें रसोई में काम दे दिया। अर्जुन एक म्यूजिक टीचर और डांसर बनकर महल में प्रवेश लेता है। इसके पीछे का कारण था कि जब अर्जुन इंद्रलोक गए थे, तब उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई थी। लेकिन अर्जुन उर्वशी को माँ के रूप में देखता है, क्योंकि उर्वशी उनके पूर्वज राजा पुरवा की पत्नी थी और उर्वशी ने इसे अपना अपमान समझा, और इस बात को लेकर उर्वशी को गुस्सा आ जाता है और अर्जुन को 1 वर्ष का नपुंसक बनने का श्राप दे दिया जाता है। और यही श्राप आगे चलकर अर्जुन के अज्ञातवास में काम आता है। इसलिए राजा विराट के महल में उन्हें आसानी से म्यूजिक और डांस के लिए टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। और अब अर्जुन राजकुमारी उत्तर को नृत्य संगीत की शिक्षा देने में लग जाते हैं। नकुल राजा विराट के अस्तबल और घोड़ों की देखभाल के काम में लग जाते हैं। और सहदेव को गाय चराने और गायों की सिक्योरिटी के काम में लगा दिया जाता है। और द्रौपदी ने महारानी सुदेशना की दासी बनकर राजा विराट के महल में अपना अज्ञातवास पूरा करती है। अभी भी पांडवों की टेंशन कम नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके दिल में डर था कि कहीं हमारी प्राइवेसी ओपन ना हो जाए। राजा विराट का साला कीचक और सुदेशना का भाई और महाराजा विराट का प्रमुख सेनापति था, और द्रौपदी महारानी की दासी बनकर अपनी असली पहचान छुपाकर
1 साल का अपना अज्ञातवास पूरा कर रही थी। इसी दौरान एक दिन कीचक की नजर द्रौपदी पर पड़ती है और वो द्रौपदी पर मोहित हो जाता है। कीचक के दिल में द्रौपदी के लिए गलत भावनाएं विकसित होने लगती हैं और अब उसे लगातार परेशान करने लग जाता है। एक दिन तो हद हो गई जब कीचक ने द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार किया और द्रौपदी इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। उसने भीम को बताया कि कीचक उसे कैसे परेशान कर रहा है। भीम ने कीचक को सबक सिखाने का डिसीजन लिया। एक दिन कीचक ने द्रौपदी को एक गुप्त स्थान पर आने के लिए कहा, लेकिन उस दिन द्रौपदी की जगह वहां भीम पहुंच जाता है और कीचक को मारकर द्रौपदी के अपमान का बदला लेता है। लेकिन इस घटना के बाद महल के अंदर बड़ा तनाव फैल जाता है और पांडवों को अपनी पहचान उजागर होने का खतरा और बढ़ जाता है। उधर पांडवों के अज्ञातवास के दौरान दुर्योधन ने सोचा कि ये सही समय है जब पांडव अपनी असली पहचान को छुपाकर अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे हैं। अगर उन्हें वहीं मार दिया जाए तो सारा राजतंत्र अपना ही होगा। इस काम को पूरा करने के लिए दुर्योधन अपनी सेना सहित मत्स्य देश पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अर्जुन ये बात जानते थे कि दुर्योधन से टक्कर लेने के लिए ना तो मत्स्य देश के पास सेना है, ना ही कोई ऐसा कोई योद्धा है। इसलिए अर्जुन ने राजकुमार उत्तर के साथ मिलकर एक योजना बनाई और राजकुमार उत्तर जो राजा विराट के पुत्र थे, कौरवों के इस हमले का सामना करने का डिसीजन लेते हैं। इसलिए अर्जुन जो नृत्य संगीत का टीचर बना हुआ था, उसने राजकुमार उत्तर को अपनी पूरी सच्चाई बताई और उसने कहा, हमने हमारे हथियार शमशान घाट में छुपा रखे हैं। और अब अर्जुन और उत्तर दोनों ही शमशान घाट पहुंचते हैं और वहां से अपने हथियार निकालते हैं और अर्जुन इस युद्ध में राजकुमार के सारथी बनकर जाते हैं। उधर कौरवों की सेना में दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अन्य महान योद्धा शामिल थे। अर्जुन ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए कौरवों की सेना पर तीखा प्रहार करते हैं। अर्जुन ने इस प्रकार से आक्रमण किया कि कौरवों की सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन और उत्तर की इस विजय ने मत्स्य देश की रक्षा की और पांडवों की पहचान को उजागर होने से बचा लिया था। और अब बात करते हैं दोस्तों विराटनगर की, क्योंकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो विराटनगर है, ये राजा विराट की नगरी है और ये शहर महाभारत काल में महाराजा विराट की कैपिटल थी। ये शहर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से 85 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पांडवों ने नेपाल के मोरंग जिले में स्थित विराटनगर में अपना अज्ञातवास बिताया था। विराटनगर मत्स्य देश की राजधानी थी और इसे ही विराटनगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब में एक कॉमन बात है, अगर आप 6th सेंचुरी का इतिहास देखते हैं तो इनका कहीं कोई निशान नहीं मिलता। अगर 6th सेंचुरी के इतिहास को देखते हैं तो बुद्ध धर्म के अंगुरा निकाय और जैन धर्म के भगवती ग्रंथ सूत्र में मिलते हैं, जो विराटनगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। राजा विराट ने वही शासन किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।